सभी प्यारे बच्चों को सादर नमस्कार। प्यारे बच्चों, विकट परिस्थिति चल रही है। आप, मैं, पूरा संसार जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो एक ऐसा दौर है जिस दौर से आज हर इंसान अपने आप को असमायोजित महसूस कर रहा है। मैं या पूरा विश्व इस बात को भली भांति जानता है, लेकिन प्यारे बच्चों, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति से, कठोर तपस्या से आपको हर एक स्थिति से आपको गुजरना है। आज मैं एक प्रकरण को लेकर आया हूं आपके सामने, जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक उपयोगी है, और उस प्रकरण का नाम है समास। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। समास, समास दो शब्दों से बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना, अर्थात इसका अर्थ हुआ पास में रखना, या यूं कह सकते हैं लघु रूप, एक संक्षिप्त रूप बनाना इसका। तो परिभाषा क्या बनती है? दो शब्दों या पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों या पदों के मेल को। अब शब्द तो समझ गए, पद क्या है? पद किससे बना है? वर्ण। वर्ण से क्या बना? शब्द बना। तो वर्ण से शब्द बना, और शब्द से क्या बन गया? पद बन गया। दो शब्द, दो शब्दों के ही मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ हुआ पास में रखना, या इसका एक कह सकते हैं कि लघु रूप, छोटा रूप। जैसे दो शब्द क्या हुए यहां पर? राम सीता, ये दो शब्द है, राम सीता। तो ये परिभाषा हुई आपकी दो शब्दों या पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आते हैं हम समास के प्रकार पर। मुख्यतः समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। और उस 6 प्रकार में सबसे पहले जो हम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रकार का नाम है अवयवी भाव समास। कौन सा समास है? अवयवी भाव। नंबर 1 अवयवी भाव समास। अवयवी, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, नकारात्मक उपसर्ग है, और व्यय खर्च, यानी जिसका खर्च होता ही नहीं है। अवयवी भाव समास। अब अवयवी भाव समास में मुख्यतः कौन कौन सी बातें आती है? नंबर 1, इस समास में पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। पहली बात क्या क्लियर हुई? इस समास में पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। नंबर 2, यह समास प्राय, प्राय मतलब देखा जाता है, 99% है, 1% नहीं है, 99 प्राय है, देखा जाता है। यह समास प्राय उपसर्गों से निर्मित होता है, उपसर्गों से निर्मित होता है। नंबर 3, यह समास प्राय यथा से भी प्रारंभ होता है। यह समास प्राय यथा से भी क्या होता है? प्रारंभ होता है। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि योजक, पुनरुक्ति, जो बार बार जो शब्द आए, उस स्थान पर भी कहते हैं कि अवयवी भाव समास का समायोजन होता है। जैसे धीरे धीरे, घर घर, ऐसे शब्दों में भी अवयवी भाव समास का प्रयोग होता है। तो इस समास में पहला पद या पूरा पद क्या होता है? अव्यय होता है। नंबर 2, ये समास प्राय उपसर्गों से निर्मित होता है। उपसर्ग हिंदी के भी हो सकते हैं, संस्कृत के भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं। और तीसरी बात यहां पर क्या आई? ये समास प्राय यथा से भी प्रारंभ होता है। कुछ एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे प्रत्येक। अब प्रत्येक में क्या है? प्रति उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति यानी एक, प्रत्येक, प्रति, प्रत्येक। अब दूसरा उदाहरण यहां पर क्या है? जैसे मान लो प्रत्यक्ष है,
प्रत्यक्ष यानी अक्षी, आंख के सामने, अक्षी के सामने। अब इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे यहां पर लिख दिया अनुकूल, तो यहां पर अनु उपसर्ग है, तो जैसा कूल है वैसा, कूल है वैसा। अब देखो ये तीन उदाहरण जो मैंने आपको दिए हैं, इन तीनों उदाहरण में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और फिर दूसरी बात मैंने क्या लिखी थी यहां पर, यथा से भी प्रारंभ होता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया यथाशक्ति, क्या आया? शक्ति के अनुसार। ये तो हो गया समास, और ये हो गया सामासिक विग्रह। ये समास है और ये समास का विग्रह। यथाशक्ति, यथा विधि, तो क्या हो गया? विधि के अनुसार हो गया। और यथा अवसर, तो ये क्या हो गया? अवसर के अनुसार, ये विधि के अनुसार। तो आपका पहला समास अव्ययीभाव समास, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, इस समास में पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अब पहला पद या पूरा पद यानी अव्यय का मतलब क्या है यहाँ पर, कि पहला पद ये जो है आपका उपसर्ग है, इस पद को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसका पहला पद यहाँ पर प्रधान है और पूरा पद अव्यय है। अव्यय मतलब जिसका कोई खर्च नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जिसका कोई खर्च नहीं होता है। और फिर आपको यथासिद्ध बता दिया। तो इस प्रकार आपका ये पहला अव्ययीभाव समास पूर्ण हुआ। अब दूसरा यहां पर लेते हैं हम यहां पर तत्पुरुष समास। कौन सा समास लेते हैं? तत्पुरुष समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या है? नंबर 1, अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे नोट करते रहना आप। और जब पूरे 6 करवा दूं तो आप उसमें थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करना कि कौन से में पहला पद था, किस में दूसरा था, किस में दोनों था, किस में विशेषण था। तो इस प्रकार अगर आप उसको डिवाइडेशन करते रहेंगे ना तो आपको बड़ा इजी लगेगा ये। नंबर 1, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब देखो उसमें आपने क्या पढ़ा? पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अब यहां पर आपने क्या पढ़ा? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और अब नंबर 2 क्या पढ़ना है कि इस समास का विग्रह करने पर कर्ता कारक ने, कारक पढ़ा है ना आपने, कारक में 8 भेद होते हैं आपके। कर्ता कारक ने और संबोधन कारक। अब संबोधन कारक की विभक्ति आप सबको पता है, हे ओ अरे, हे ओ अरे को छोड़कर, किसको? कर्ता कारक ने को और संबोधन कारक हे ओ अरे को छोड़कर शेष सभी विभक्तियों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। शेष सभी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। यानी पहला कर्ता कारक ने को छोड़ देना और अंत वाला संबोधन कारक हे और ए को छोड़ देना। शेष बचे कितने? 6। उनका प्रयोग करना ही क्या है? तत्पुरुष समास है। तो पहली बात आपने क्या पढ़ी? इस समास में दूसरा पद आपका प्रधान होता है। और नंबर 2 आपने पढ़ा इस समास का विग्रह करने पर कर्ता कारक ने और संबोधन कारक हे और ए को छोड़ देना है। तो अब कर्ता कारक के बाद में कौन सी विभक्ति आती है आपकी? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। मैं 2-2, 3-3 उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब कर्म तत्पुरुष समास में पहला उदाहरण क्या आएगा आपका? कृष्णार्पण। कृष्णार्पण यानी विग्रह क्या हो गया? कृष्ण को अर्पण। कर्म कारक, कर्म करना। क्या कर्म करना? आपने क्या किसको अर्पण किया है? कृष्ण को अर्पण किया। आपने कर्म किया है, देने का काम क्या किया है। फिर है नेत्र सुखद। नेत्र को सुखद यानी किसको सुख मिल रहा है? नेत्रों को सुख मिल रहा है। तीसरा क्या है? वनगमन। आप क्या कर्म करने जा रहे हो? वन को घूमने जा रहे हैं, ये कर्म है आपका। तो यानी क्या हो गया? वन को गमन। ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास का। अब कर्म तत्पुरुष के बाद में आपका क्या आता है? कर्ण तत्पुरुष। क्या आता है प्यारे? कर्ण तत्पुरुष। अब 2 नंबर आ गया कर्ण तत्पुरुष। अब कर्ण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ण से होता है। कर्ण क्या होता है? कर्ण से। अब इसका उदाहरण क्या है यहां पर? ईश्वर प्रदत्त। तो क्या हो गया? ईश्वर कर्ण से के द्वारा आता है इसका।
क्या आता है? से के द्वारा। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त। क्या हो गया? ईश्वर द्वारा प्रदत्त। फिर आता है हस्तलिखित। तो किसके द्वारा लिखित है? हस्त से या हाथ से लिखित। यानी इस विभक्ति में जो कर्ण से के द्वारा जो लगती है विभक्ति चिन्ह, इसका अर्थ होता है कोई माध्यम, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काट रही है, तो यानी वो कौन से माध्यम से सब्जी काट रही है? चाकू से। तो यहां पर भी आप देखो माध्यम है कि वो लिख रहा है, किससे लिख रहा है? हाथों से लिख रहा है। फिर अगला उदाहरण आपका आता है तुलसी कृत। क्या उदाहरण आता है? तुलसी कृत। तो यानी यहां पर क्या हो गया? यानी ये रचना किसने रची है? तुलसी द्वारा कृत। कृत यानी रची हुई, तुलसी द्वारा रची हुई। फिर अगला आता है आपका संप्रदान। कौन सा आता है? 3 नंबर क्या आता है? संप्रदान। वैसे 3 नंबर नहीं है, वैसे 4 नंबर है, लेकिन इस हिसाब से देखें तो यहां पर 3 नंबर है संप्रदान। और संप्रदान में विभक्ति चिन्ह क्या आता है? के लिए आता है। पूरा नाम हो गया संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। हवन सामग्री, उदाहरण क्या है यहाँ पर? हवन सामग्री। तो यानी क्या हो गया? हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। अब दूसरा उदाहरण यहाँ पर क्या हो गया? विद्यालय। विद्यालय। तो क्या हो गया? विद्या के लिए आलय। मान लो एक और आ गया गौशाला। कौन सी शाला है भाई? गौशाला। तो गायों के लिए शाला। गायों के लिए शाला। ठीक है। अब संप्रदान के बाद में आपकी जो विभक्ति आती है वो आती है अपादान। कौन सी आती है? अपादान। अपादान। अपादान यानी अलग होने का भाव। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष का मतलब होता है अलग होना, जड़ वस्तु से अलग होना। जैसे ऋण मुक्त, पहले वो ऋण से ग्रस्त था, अब वो ऋण से क्या हो गया साहब? मुक्त हो गया है। अलग होने का भाव। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। पदच्युत, अब वो पद से क्या हो गया है? अलग हो गया। च्युत यानी अलग होना, पद से अलग हो गया है। मार्ग भ्रष्ट है, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा अपादान तत्पुरुष तक आपने पढ़ा। तो अगला समास है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। इस समास की क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, यह समास, ये नहीं है, इस करो यहां। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यह समास प्राय है, विलोम होता है। नंबर 3, इस समास का विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। अब आपने क्या पढ़ा इसमें? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब आपने पहला समास पढ़ा तत्पुरुष, उसमें क्या था? नहीं, अभी पढ़ा आपने क्या था? उसमें पहला पद या पूरा पद अभी होता है। फिर दूसरा पढ़ा तत्पुरुष, उसमें दूसरा पद प्रधान था। द्वंद्व में क्या है? दोनों पद आपके क्या है? प्रधान है। और ये समास प्राय विलोम होता है। और तीसरी बात लिखी, इस समास का विग्रह करने पर, जब हम सामासिक विग्रह करेंगे तो उसमें और अथवा या का क्या आएगा? प्रयोग आएगा। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे माता पिता। माता पिता, तो विग्रह क्या हो गया? माता और पिता। दूसरा क्या है? दाल रोटी, तो क्या हो गया? दाल और रोटी। तीसरा क्या है? धर्मा धर्म, तो क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म। जैसे अगला है यशा पर यश, तो यहां क्या हो जाएगा? यश या अपयश। अब देखो यहां यश या अपयश क्यों लगा?
क्योंकि यस और अपयस नहीं होता, यस या अपयस हो गया। अपना और पराया नहीं होता, अपना या पराया आता है, अपना पराया। तो यानी क्या हो गया, अपना या पराया। ठीक है, तो पहला उदाहरण माता पिता, माता पिता दाल रोटी, धर्मा धर्म, यशा अपयस, अपना पराया। एक उदाहरण और है सीता तप, सीता तप। अब ये क्या है, शीत प्लस आतप, यानी शीत सर्दी, आतप गर्मी। तो यानी क्या हो गया, शीत या आतप। ठीक है ना, शीत और आतप नहीं है, क्योंकि बोलने में मुख उच्चारण देखिए आप, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, शीत या आतप। आप क्या बोलते हो, सर्दी या गर्मी बोलते हो, या ऐसे बोलते हो सर्दी और गर्मी? जी नहीं, सर्दी है या गर्मी है। इसके अलावा सुरासुर, एक उदाहरण और है आपका, सुरासुर। तो यानी सुर है या असुर। ठीक है बच्चों, भला बुरा, भला या बुरा, भला बुरा, तो क्या हो गया, भला या बुरा। 4 नंबर कर्मधारय समास। अब इसमें भी इसकी विशेषताएं देख लीजिए। नंबर 1, इस समास में एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य। यानी इस समास की पहली विशेषता क्या है, इस समास में एक पद आएगा विशेषण और दूसरा आएगा विशेष्य। फिर नंबर 2, इस समास में कहीं कहीं उपमेय उपमान का भी प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर 3, इस समास में कहीं कहीं रूपी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1, इस समास में एक पद विशेषण तो दूसरा पद क्या है, विशेषण विशेष्य। अब विशेषण विशेष्य क्या है, जैसे कि लाल मिर्च। ठीक है, अब मिर्च कैसी है, लाल है, तो अब इसमें विशेषण ये हुआ, विशेषण क्या है, लाल, लाल क्या है यहां पर, विशेषण, और ये विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ये तो हो गया विशेषण और विशेष्य। अब उपमेय क्या है और उपमान क्या है, उपमेय और उपमान, इसको भी आप दे लेते हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय प्रस्तुत होता है आपका और उपमान अप्रस्तुत होता है। ठीक है, उपमेय क्या होता है, प्रस्तुत, और उपमान क्या होता है, अप्रस्तुत। ठीक है, अब प्रस्तुत क्या है, जैसे मैं प्रस्तुत हूं, अब मैं प्रस्तुत हूं, मेरी किसी ने एक उपमा दे दी कि आपकी चाल हिरणी की तरह है, तो हिरण तो यहां पर है, प्रस्तुत है, तो हिरण यहां पर क्या हुआ, उपमान हुआ। मैं कौन हूं, उपमेय हुआ। ठीक है ना, जैसे मैंने एक छोटा उदाहरण दिया, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, जैसे आपका मन, तो आपका मन है पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, तो आपका मन यहां पर प्रस्तुत है, आपके मन के बारे में बात कही जा रही है, तो आपका मन जब प्रस्तुत है तो ये हो गया उपमेय। अब आपके मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से की गई है। किसे की गई है, पीपल के पत्ते से, तो यहां पर ये प्रस्तुत है नहीं है, अप्रस्तुत है, तो ये हो गया आपका उपमान। ये क्या हो गया, आपका उपमान हो गया। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो नंबर 1 आपने क्या बात पढ़ी, आपने एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। नंबर 2, इस समास में कहीं कहीं उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है। नंबर 3 आपने पढ़ा, इस समास में कहीं कहीं रूपी शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण यहां पर आया पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम विशेष करते हैं पुरुष प्लस उत्तम, यानी पुरुष क्या है, पुरुष है जो उत्तम, यानी विशेषता क्या बताइए, पुरुष है जो उत्तम, यानी इस पुरुष की विशेषता क्या बताइए, उत्तम है, ये विशेषता हो गई। नील कमल, अब कमल कैसा है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, विशेषता बता दी। अगला आया आपका महापुरुष, महान है जो पुरुष। 5वां समास है आपका द्विगु समास। क्या नाम है, द्विगु समास। प्यारे बच्चों, इस समास में
पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। नंबर 2, इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर बहुब्रीहि समास की तरह तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। नंबर 3, इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर समूह या समार शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपने क्या पढ़ा? नंबर 1, इस समास में पहला पद क्या होता है? संख्या, काउंटिंग। नंबर 2, इस समास का विग्रह करने पर बहुब्रीहि समास की तरह क्या नहीं निकलता है? तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसा कि बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं? संख्यावाची शब्द भी आते हैं। अब आप कहते हो सर इसमें संख्यावाची शब्द आया, बहुब्रीहि समास में भी संख्यावाची शब्द आ गया, तो तभी ये पॉइंट लिखा गया है कि इस समास का विग्रह करने पर बहुब्रीहि समास की तरह तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। फिर तीसरा है, इस समास का जब विग्रह करते हैं तो इसमें समूहों और समाहार शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहां लिखा दो राह, दो राह, तो यानी क्या हो गया? दो राहों का समूह। क्या हो गया प्यारे? दो राहों का समूह है। अब अगला उदाहरण दिया त्रिभुज, तो क्या हो गया? तीन भुजाओं का समूह। क्या हो गया? तीन भुजाओं का समूह है। फिर अगला उदाहरण है आपका त्रिरत्न, क्या हो गया? तीन रत्नों का समूह। फिर चौथा उदाहरण है आपका चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण, तो क्या हो गया? चार वर्णों का समूह। चार वर्णों का क्या हो गया? समूह हो गया। पंचवटी, पांच वटों का समूह हो गया। फिर अगला गया षटभुज, छह भुजाओं का समूह। षटभुज, छह भुजाओं का समूह। फिर अगला उदाहरण हो गया आपका सप्ताह, सप्ताह। अब सप्ताह यानी सप्त प्लस अहन, अब सप्त यानी 7 और अहन का हो गया दिन, यानी क्या हो गया? 7 दिनों का समूह है। तो इस प्रकार आपका द्विगु समास कंप्लीट हो गया। अंतिम समास बहुब्रीहि समास। विशेषता क्या क्या है मेरे? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। नंबर 1, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसा कि आपने अब तक 5 समास पढ़े। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, उसमें पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। नंबर 2 तत्पुरुष पढ़ा, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। नंबर 3 आपने कर्मधारय पढ़ा, उसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, कहीं कहीं उपमेय उपमान का प्रयोग होता है। फिर चौथा आपने द्वंद्व समास पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्विगु समास में पढ़ा था पहला पद संख्यावाची होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में आपने पढ़ा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो पहली विशेषता ये हुई। नंबर 2 इसमें पढ़ते हैं कि इस समास का विग्रह करने पर तीसरा ही अर्थ निकलता है। नंबर 3, इस समास का विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, वह, है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार प्यारे पुनः इसको आप पढ़े कि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, इस समास का विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है।
और तीसरी बात है कि समास का विलय करने पर जिसका, जिसकी, जिसके, वह, है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पर गजानन, अब विच्छेद करने पर गज प्लस आनन होता है, तो यहाँ विच्छेद क्या है, गज के समान आनन। अब आनन क्या होता है, मुख होता है, तो इन्हें क्या बोला, गज के समान आनन है, तो ये वाचक शब्द आ रहे हैं जिसका, वह, अगर वो मैंने लिखा था ना कि विग्रह करने पर क्या आएगा, जिसका, जिसकी, जिसके, वह है, तो गज के समान आनन है, जिसका, वह कौन है, यहाँ पर तीसरा अर्थ क्या निकला, तीसरा अर्थ निकल गया यहाँ पर गणेश जी महाराज। अगला उदाहरण है त्रिनेत्र, तो क्या आएगा, तीन नेत्र है जिसके, वह है। अब आपको पता है कि तीन नेत्र किसके हैं, भगवान शंकर के, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, शिव हो गया। फिर अगला उदाहरण लेते हैं दशानन, दस आनन, आनन यानी मुख, दस आनन है जिसके, वह है, कौन है, रावण, तीसरा निकल गया। फिर अगला उदाहरण है मुरारी, नाम तो बहुत सुना होगा आपने ना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर चल रहा था मुरारी मुरारी, हाँ थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो, मुरारी। अब मुरारी मूर नामक एक राक्षस था और उसका वध किसने किया, भगवान कृष्ण ने किया था। मूर का अरि, अरि होता दुश्मन, अब मूर का दुश्मन कौन, भगवान, और भगवान ने उसका वध कर दिया और उसी दिन से भगवान का नाम क्या बन गया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है ना, तो मुरारी। तो इन्हें क्या हो गया यहाँ पर, मूर का अरि है जो वह है, कौन हो गया, कृष्ण, क्या हो गया, कृष्ण है। अब बताइए मयूर वाहन, किसका मयूर वाहन है, मयूर पे कौन विराजमान है, तो मयूर, मयूर है जिसका वाहन, कौन विराजमान है मयूर पर, सरस्वती। अनेक उदाहरण है इसमें, जैसे गिरिधर आ गया, गिरी को धारण करने वाला, यानी गोवर्धन पर्वत को जो धारण किया था भगवान कृष्ण ने, सबको बचाया था, तो गिरिधर, गोवर्धन। और इसके अलावा क्या हो सकता है उदाहरण आपके, अंजनी सूत हो सकता है, पवन दूत हो सकता है। तो इस प्रकार आपने समास के प्रकरण को पढ़ा, भली भांति इस वीडियो को आप देखें और नोट्स बनाने का भी प्रयास करें। अंत में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं समस्त विद्यार्थियों को कि इस कठिन दौर में बहुत सारी मुश्किलें आपने अब तक झेली है, और मैं फिर कहूंगा अनेक अनेक प्रकार की आपने मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी आप उन मुसीबतों को और डटकर मुकाबला करें, ताकि डटकर मुकाबला करें और समय का सदुपयोग करें। लगातार जो आपकी स्कूल के वीडियोज आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वीडियोज, उन वीडियोज पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, ताकि घर बैठे आप अपना अध्ययन जारी रख सके। आज दुनिया कहां बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में पता नहीं कहां बढ़ गई, हम कहां हैं, अभी कुछ नहीं, हम जीरो हैं अब। तो निरंतर अपने अध्ययन की तरफ भी आप अपना ध्यान लगाते रहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप गप्पे मारे, दिन भर यूं नहीं, कम से कम आप अपना स्वाध्याय में, घर पे बहुत सारी पुस्तकें बाजार में अवेलेबल है, पुस्तक दुकानें खुल गई है, आप पुस्तकें लाओ। और जितने भी मैंने आपको लेखक और कवि परिचय लिख के दिए हैं, उन आप कवि परिचयों का आप लगातार अध्ययन करें। विज्ञान के जितने भी वीडियो आप तक पहुंचाए गए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, या अन्य जितने भी विषय, संस्कृत है आपका, इंग्लिश है, उन सारे वीडियोज को आप बार बार देखें और उनके एक पूरे नोट्स अपनी एक बढ़िया कॉपी में उसको आप नोट कर ले। तो अंत समय में प्यारे बच्चों, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं और दो पंक्तियां आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको अपने जहन में और दिलो दिमाग में रखना कि गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी।